थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करके इंसान अपने परिवार के लिए एक घर को खरीदता है, इस उम्मीद से कि हम इस घर में खुशी से रहेंगे, अपने परिवार के साथ रहेंगे। लेकिन जब वो घर ही उनके लिए एक अभिशाप बन जाए, उस घर में रहना उनके लिए एक मौत की दावत के बराबर बन जाए, तब वो घर इंसान को ले डूबता है। आज की कहानी जो आई है वो भुवनेश्वर से आई है, जिसमें एक कपल ने थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करके एक घर खरीदा, लेकिन वो घर उनके सपनों को पूरा नहीं कर पाया। तो स्वागत है आपका आपके अपने खुद के YouTube चैनल जिसका नाम है सच्चे अनुभव विद मनीष। इस चैनल के माध्यम से मैं लोगों के साथ हुई पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को कहानी के माध्यम से आप लोगों के साथ साझा करता हूँ। यदि आपके पास अपना कोई ऐसा अनुभव है तो प्लीज़ मुझे अपना अनुभव मेरी याहू वाली आईडी पर आप मुझे भेज सकते हैं, जिसका एड्रेस इस प्रकार है मनीष MANISH_Mishra MISHRA 96@yahoo.com पर। विश्वास मानिए आपकी कहानी को इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से सभी लोगों के साथ साझा किया जाएगा। यदि आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो इस कहानी को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिए। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। जय श्री राम। आज की कहानी भुवनेश्वर से आई है, जिसमें एक कपल ने थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करके अपने सपनों के मकान को ख़रीदने की चेष्टा करी, कोशिश करी और उसको पूरा किया। उनकी इनकम इतनी ज़्यादा नहीं थी कि वो एक साथ में पूरे घर को ख़रीद सके। उन्होंने बैंक से लोन लेकर लगभग एक कोई 20-25 लाख का एक छोटा सा मकान उन्होंने ख़रीदा और उस मकान में रहने के लिए वो बहुत खुश हुए। अपने रिश्तेदारों को बुलाया, अपने सभी जानकार लोगों को बुलाकर उस घर में उन्होंने गृह प्रवेश किया। ये कहानी भुवनेश्वर से मुझे भेजी है और इनका नाम है राजेश और ये एक छोटी सी कंपनी में काम करते हैं। ज़्यादा इनके इनकम नहीं है। इनके एक बच्चा है और ये खुद एक कपल, यानी कि टोटल 3 लोगों का परिवार है। और जो इनका जो लड़का है वो, यानी कि जो इनका बच्चा है वो एक लड़का है जिसकी उम्र होगी 8 से 10 साल के आसपास। और इनकी धर्मपत्नी वो भी हाउसवाइफ है और ये खुद एक ही घर को अर्निंग मैन है, एक ही घर को चलाने वाले हैं। तो जैसा इनकी कहानी आई है, ज़्यादा लंबी कहानी नहीं है, छोटी सी कहानी है। इन्होंने जो घर लिया था वो शहर से थोड़ा दूर ही था, क्योंकि मेन शहर में सस्ता मकान नहीं मिलता और उसकी जो कनेक्शन होता है या यूँ कह लो कि कनेक्टिविटी जो है वो ज़्यादा सही नहीं होती जो दूर वाले मकान होते हैं। इसलिए ये अपने घर से मोटरसाइकिल से अपने ऑफिस में इनका आना जाना हुआ करता था और लेट आया करते थे अपने घर में। तो जैसा इनके साथ जो घटना हुई, ये जो ज़मीन थी जिसको एक बिल्डर ने एक मकान बना के इनको दिया था, यहाँ तक सुनने में आया है कि ये जो ज़मीन थी वो पहले इस ज़मीन पर एक घर बना हुआ था और उस घर में एक कपल रहा करता था और उनके 2 या 3 के बच्चे हुआ करते थे। और किसी कारण उस घर में उन्होंने शायद आत्महत्या कर ली या कुछ और ऐसी कोई परिस्थितियाँ रही होगी जिसके चलते उन्होंने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। तो उस घर में उन लोगों ने अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया और तब से वो घर खंडहर की तरह वहाँ पे पड़ा हुआ था। बहुत साल बीत गए, उस घर को किसी ने नहीं ख़रीदा था। तो फिर सरकार ने उसकी बोली लगाकर उसको नीलामी करी और उस घर को एक किसी बिल्डर ने ख़रीदा और उस घर को पूरा प्लेन करके वहाँ पे उसने अपना एक अच्छी सी एक लोकेशन में या यूँ कह लो अच्छा डिज़ाइन से मकान बना के उसने सेल के लिए रेडी कर दिया। और उस मकान का नंबर था नंबर 13, यानी कि एड्रेस था नंबर 13, फलाना गली, फलाना एरिया, भुवनेश्वर, उड़ीसा। तो ये जो मकान नंबर जो 13 था, ये उस जो राजेश जी ने मकान लिया उसी मकान का नंबर था।
और इस मकान में ये जब इन्होंने रहना शुरू किया तो शुरू के 3 या 2 महीने बिल्कुल नॉर्मल रहे। इन्हें कोई कुछ ऐसा फील नहीं हुआ कि ये भूतिया घर है या कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ यहाँ पर होती है, किसी के रोने की आवाज़ें आती है, कोई दिखता है, कोई चलता है, कोई दौड़ता है, कोई गाता है, ऐसा कुछ इनको अनुभव नहीं हुआ था। लेकिन शुरू के 2 या 3 महीने बीत जाने के बाद इनको कुछ ऐसा हल्का हल्का अनुभव होना शुरू हो गया। एक दिन जब ये रात को सो रहे थे ऑफिस से आके घर में खा पी के आराम से, तो रात को 2 बजे के आसपास इनको ऐसा लगा जैसे कि मानो कोई इनकी चादर को यानी कि चद्दर को खींच रहा था। तो इन्होंने एकदम फिर से अपनी चद्दर को ओढ़ी और फिर कुछ देर के बाद इनकी चद्दर को किसी ने खींच लिया। तो इन्होंने जब देखा तो कहते हैं कि हल्का सा एक परछाई, हल्की सी एक परछाई वहाँ पे खड़ी हुई थी और वो जो परछाई थी वो लगभग बिल्कुल थोड़ी ऐसी ब्लैक परछाई थी इनकी, किसी की इंसान की। वो इंसान ही खड़ा था या परछाई या काली शैडो, इनको जो दिखा उन्होंने वो बताया, प्रॉपर ये उसको ढंग से देख नहीं पाए। तो वो एकदम जैसे ही उठे तो वो एकदम वो जो आकृति या परछाई वो एकदम वहाँ से गायब हो गई। और इन्होंने अपनी पत्नी को जगाया, इनकी पत्नी का नाम विमला है। तो बोले, विमला उठो, क्या तुम थे मेरे पास या कि तुमने मेरी ये चद्दर को खींचा था? तो विमला उठती है, उसने बोला कि नहीं, मैं क्यों उठाऊंगी, मैं तो आराम से सो रही हूँ। और देखते हैं इनके जो बेटा है वो भी आराम से साइड में पलंग में सो रहा था। तो इनको ये एहसास हुआ कि कोई ना कोई तो इस कमरे में था जिसने मेरी ये चद्दर को किसी ने खींचा था। तो उस दिन चलो ठीक है, कुछ ज़्यादा इनको एक्टिविटीज़ का अनुभव नहीं हुआ। अगले दिन जब ये अपने घर से निकलते हैं और इनको ऐसा लगता है कि जब कि इनके गेट पर कोई खड़ा है। जब इन्होंने अपनी बाइक स्टार्ट करी और बाइक के मिरर में देखा तो इनको ऐसा लगा कि गेट पर कोई एक इंसान खड़ा है और इनको देख के हंस रहा था। तो इन्होंने एकदम पीछे पलट के देखा तो दरवाजे पे कोई नहीं था। तो ये एकदम फिर से अपनी बाइक से उतरे और घर जाके देखते कि कोई शायद चोर वोर तो नहीं आ गया। तो अंदर जाके देखते हैं इनकी पत्नी कहती क्या वो वापस क्यों आ गए? तो इन्होंने कहा कि मुझे मोटरसाइकिल के मिरर में मुझे एक आदमी दिखाई दिया कि जो हमारे गेट के दरवाजे पे खड़ा हुआ था। तो उसको देखकर मैं वापस आया कि शायद कोई चोर तो नहीं आ गया, लेकिन अब वो एकदम यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा। तो इनकी पत्नी ने कहा कि पता नहीं इस घर में क्या अभी तुम्हें दिखाई दे रहा है। कल आपने बोला कि कोई चद्दर खींच रहा है, अभी तुमने बोला कि कोई इसमें कोई मिरर में कोई नज़र आ रहा है। तो राजेश ने कहा कि मैं कोई बहकी बातें नहीं कर रहा, जो मुझे अनुभव हो रहा है मैं वो तुम्हें बता रहा हूँ। तो ये यहाँ से फिर अपनी बाइक स्टार्ट करते और निकल जाते हैं। पूरा दिन इनका नॉर्मल, ऑफिस में सब काम इनका नॉर्मल जो होता है सब ठीक ठाक किया। घर आते हैं रात को, जब ये अपना खाना खा के टीवी देख रहे होते हैं, इनका जो टीवी है वो ऑटोमेटिकली अपने आप बंद हो गया। इन्होंने अपने रिमोट से उसको ऑन ऑफ करके कोशिश करी लेकिन वो तो बंद ही हो गया, और जबकि पीछे पावर सप्लाई ऑन थी। तो इन्होंने फिर से टीवी को जो बटन था उसको ऑन ऑफ किया, तब जाके वो टीवी फिर से इनका चालू हो गया। तो इनके साथ कुछ ऐसी घटनाएं जो अजीब सी थी वो होनी शुरू हो गई। दूसरे कमरे में जो इनकी लाइट्स थी वो ऑटोमेटिकली ब्लिंक होना शुरू हो गई, जैसे कि मास्टर बल्ब होते थे ना लड़ियों के पहले, ऑटोमेटिक जल बुझ वैसी इनकी लाइट होनी शुरू हो गई। तो जब ये देखा तो इनके पत्नी ने कहा कि कुछ ना कुछ तो घर में नेगेटिव एनर्जी है, क्योंकि जहाँ तक मैंने सुना है कि ये लाइटों का अपने आप जलना बुझना, टीवी का ऑटोमेटिकली बंद होना चालू होना, ये किसी दूसरी शक्ति का ये कोई ना कोई इसमें हाथ है। तो इन्होंने कहा कि मुझे भी लग रहा है, क्योंकि जब रात को चद्दर खींची फिर सुबह मेरी मोटरसाइकिल पे मुझे एक आदमी दिखाई दिया गेट पे खड़ा हुआ, और अब ये टीवी का अपने आप ऑन ऑफ हो जाना और लाइट का ब्लिंक करना, ये ज़रूर किसी नेगेटिव एनर्जी की ओर मुझे इशारा कर रहा है। तो जब ये रात को ये बातें हुई उसके बाद इनको थोड़ा डर लग रहा था, तो ये अपना खा पी के सो गए। तो रात को 1 बजे जब इनकी पत्नी की आँख खुलती है, वो देखती है कि इनका जो बेटा है, शरद नाम है इनके बेटे का, वो जो रेलिंग होती है ना घर की, इनका ये फर्स्ट फ्लोर पे सोया करते थे। नीचे इनका ग्राउंड फ्लोर पे वो था, बैठक थी, और फर्स्ट फ्लोर पे ये सोया करते थे। तो वहाँ पर इनका जो लड़का है वो फर्स्ट फ्लोर की रेलिंग पे खड़ा होके
नीचे की ओर कूदने की कोशिश कर रहा था। और जब इनकी माँ ने ये देखा तो वो ज़ोर से चिल्लाए कि शरद, शरद रुक जा, ये तू क्या कर रहा है, रुक जा शरद, ऐसा मत कर। लेकिन शरद जैसे कि बिल्कुल किसी के वश में हो और कुछ नहीं सुन रहा, उल्टा ज़ोर ज़ोर से उसने हंसना शुरू कर दिया। और इनकी आवाज़ सुन के इनके जो राजेश है पति, वो भी जागते हैं और वो चुपचाप धीरे धीरे कदमों से उस राजेश की ओर बढ़ते हैं ताकि वो नीचे कूद ना जाए, और एकदम झटके से उसको पकड़ लेते उसका हाथ कि तू ये क्या कर रहा था। तो शरद को वो एक थप्पड़ मारते खींच के कि तेरा होश है, तो क्या करने जा रहा था ये। तो शरद एकदम ऐसा होता है कि अरे ये मैं यहाँ कहाँ आ गया, पापा मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं तो अपने बिस्तर पे सो रहा था, यहाँ कहाँ से आ गया। तो उन्होंने बहुत उसको समझाया कि तू बेटा यहाँ पे कैसे आ गया, तो ये ऐसा क्यों कर रहा था। तो शरद ने कहा पापा मुझे कुछ याद नहीं है, बस मुझे इतना याद है कि जब मैं सो रहा था तो मुझे ऐसा लगा जैसे किसी आदमी ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे खींच के यहाँ तक ले आ गया, और उसके बाद फिर मुझे कुछ याद नहीं, फिर आपने मुझे थप्पड़ मारा तो मुझे अब होश में आया कि मैं यहाँ पे कैसे आ गया रेलिंग के ऊपर। तो उस रात को उन्होंने जैसे तैसे वो रात उन्होंने बिताई। अगली रात को फिर ये सेम कंडीशन उनके साथ हो गई। अगली रात को इस बार जो राजेश थे वो जगे हुए थे और उन्होंने खुद देखा कि इनका बेटा बेड से उतरता है और दरवाज़ा खोल के और रेलिंग के ऊपर खड़ा हो जाता है नीचे कूदने के लिए। ये तेज़ी से दौड़ते जाते हैं, उसका फिर से हाथ पकड़ के उसको नीचे उतार लेते हैं और उसको बोलते हैं कि तू ये क्या कर रहा है। तो उसने ये बोला पापा मुझे इस बार एक औरत ने मुझे कहा कि तू इस रेलिंग पे चढ़ के नीचे कूद जा। तो मुझे नहीं पता पापा वो रेलिंग में वो औरत कौन दिखाई देती है, वो आदमी कौन था, लेकिन वो ये कहते हैं कि इस घर में हम पहले रहा करते थे और ये तेरा घर नहीं है, तो यहाँ से निकल जा। तो उन्होंने फिर किसी पंडित जी को सुबह बुलाया जो भगत जी थे। तो उन्होंने जब आके घर में जब प्रवेश किया तो उनको एक अलग से आभा मंडल उनको पता लग गया कि इस घर में कुछ ना कुछ नेगेटिव एनर्जी है। तो उन्होंने अपनी विद्या के अनुसार बताया कि इस घर में जो एक पहले ये जो ज़मीन थी एक परिवार ने आत्महत्या कर ली थी और उसके जो आत्मा है वो आज भी इस घर से इस ज़मीन से जुड़ी हुई है। मकान आपने तोड़वा के नया बना दिया बिल्डर ने, लेकिन वो ज़मीन तो आज भी यहीं है ना। कमरे बनाने से ज़मीन थोड़ी बदल जाती है, ज़मीन तो वही रहती है ना, धरती तो वही रहती है। तो वो उनका इस धरती से लगाव है, इस एरिया से लगाव है, ज़मीन से लगाव है, और ये आपको ले डूबेंगे, आपके बच्चे को जान से मार सकते हैं, आपको मार सकते हैं। मेरी सलाह यही है कि आप इस घर को जितना जल्दी हो सकता है इस घर को बेच के यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि ये घर आपके लिए शुभ नहीं है। तो उनके कहे अनुसार उन दोनों ने वो घर कुछ ही 2 या 3 दिन के अंदर ही उस मकान को बेच दिया, और जब तक वो मकान बिका नहीं था तब तक किसी होटल में वो 2 या 3 दिन ठहरे थे, और जैसे वो मकान बिका उसके वो पैसे लेके उन्होंने किसी और जगह उन्होंने अपना मकान ले लिया जो बिल्कुल एक अच्छी जगह पे है, जिसमें कोई नेगेटिव एनर्जी का कोई इसमें संपर्क या कोई इसमें निवास नहीं है। तो ये कहानी उन्होंने मुझे भेजी, तो जितनी मुझे भेजी उतनी मैंने आपको सुना दी। आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी इस कहानी को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं आगे एक नई कहानी के साथ। जय श्री राम।